आज हम बात करने वाले हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने सेल पोटेंशियल के बारे में बात करी थी। ठीक है, डैनियल सेल वगैरह बनाया था और सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले मेनली नस्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, जिससे मेनली न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, नीट वगैरह में, जेई वगैरह में और बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन देखो, नस्ट इक्वेशन होती क्या है? तो नस्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो सेल का, जो हमने डैनियल सेल बनाया था उसमें ईएमएफ ऑफ सेल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स भरे थे, जैसे डैनियल सेल बनाया था जिसमें हमने एक जिंक क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन लिए थे। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स की, यानी कि कॉपर क्लोराइड या फिर जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन और सेल का जो ईएमएफ है उसकी कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, और ये रिलेशन जो डेराइव किया था वो किया था साइंटिस्ट वाल्टर नस्ट ने। ठीक है, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन क्वोशिएंट के बीच में। साइंटिस्ट वाल्टर नस्ट ने रिलेशन दी थी गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और इसके बीच में रिएक्शन क्वोशिएंट के बीच में। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये रिलेशन दिया था। ठीक है, जहां पर डेल्टा जी तो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और क्यू क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट। आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है। ठीक है, और आर क्या है, आर यहाँ पर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। ठीक है, अब जो डेल्टा जी है वो तो बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल के। ठीक है, ई सेल यहाँ पर सेल पोटेंशियल है। ठीक है, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर। ठीक है, ये डेरिवेशन जो है वो साइंटिस्ट वाल्टर नस्ट ने दिया था। तो इन दो, ये मान लो रिएक्शन इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 एंड 3 को पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 एंड इक्वेशन 1। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, इक्वेशन ये होगी। अब इस इक्वेशन को नाम क्या देंगे, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 को क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय एन एफ माइनस एन एफ। ठीक है, तो यानी कि इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं माइनस एन एफ से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी अपॉन माइनस एन एफ, ठीक है, एल एन क्यू। ये इक्वेशन बनी। ठीक है, और यहां पर भी अपॉन में क्या आएगा, माइनस एन एफ, यहां भी क्या आएगा, अपॉन में माइनस एन एफ। ठीक है, तो ये माइनस एन एफ कट जाएगा, ये माइनस एन एफ कट जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इक्वेशन, अगली वाली इक्वेशन क्या बनेगी वो यहाँ लिखते हैं। अगली वाली जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, एल एन क्यू। ठीक है, और एल एन को अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। ठीक है, यानी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल
माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है, इंटू 2.303 लॉग बेस 10 क्यू, ठीक है। इक्वेशन ये बनेगी। अब देखो यहाँ पे R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है और F कांस्टेंट है। F यहाँ पे फैराडे, ठीक है, 96500 कूलम, ठीक है। 1 फैराडे जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 फैराडे जो होता है वो 96500 कूलम के बराबर होता है, ठीक है, नियरली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अब अगर ये वैल्यू सारी की सारी कांस्टेंट हैं, देखो जो मैं इस येलो चौक के अंदर लिख रहा हूँ ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ठीक है। आर, टी, एफ और 2.303 ये वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यूज कांस्टेंट है तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, देखो इन कांस्टेंट वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सम आता है 0.0591 बाय एन। एन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, लॉग बेस 10 क्यू, ठीक है। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं नास्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं? नास्ट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, Q जिसको समझ में नहीं आ रहा है भाई Q क्या है, तो Q यहाँ पर है, यूं मान के चलो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखो मेनली तुम्हें तो ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है। ई सेल जो होगा वो होगा बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, यहाँ पर एनोड की कंसंट्रेशन, एनोड की तरफ जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन अपॉन में कैथोड की तरफ जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। ये इस तरीके से आपको याद रखो, इससे आपके सवाल हो जाएंगे। और इसी इक्वेशन को हम लास्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। अभी हम 2-4 एग्जांपल करेंगे इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 101% श्योर है कि इस इक्वेशन से एक सवाल आएगा, प्लस नीट में आएगा, मतलब मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आएगा ही आएगा, या फिर इसी कंसेप्ट पे बेस कुछ ना कुछ सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक। लास्ट इक्वेशन फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। लास्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो ईएमएफ ऑफ सेल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिलेशन बताती है। देखो ये रही कंसंट्रेशन, ये रहा ईएमएफ, ठीक है। ई सेल क्या होता है? ईएमएफ, और ये यही कंसंट्रेशन, एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यानी कि लास्ट इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो ईएमएफ ऑफ सेल और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिलेशन बताती है, पहली चीज, ठीक है। वॉल्टर नर्स ने कौन सी इक्वेशन दी थी? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, ये इक्वेशन दी थी, ठीक है। अब डेल्टा जी जो होता है वो माइनस एन एफ ई सेल के बराबर होता है, और डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होता है, ठीक है। ई सेल है ईएमएफ, ठीक है, या फिर सेल पोटेंशियल, और ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये हमने लास्ट क्लास में बात कर रखी है, ठीक है। तो अब इन सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? डेल माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय माइनस एन एफ से डिवाइड करते ही हमें क्या इक्वेशन मिलती है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब एल एन को अगर लॉग में कन्वर्ट करना होता है हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 11th क्लास में लॉग की कैलकुलेशंस अच्छे से पढ़ी होगी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ी तो इतना बात ध्यान रखना कि ln x है, मान लो
तो इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए x कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो इसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 2.303 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और log x कोई भी नंबर हो सकता है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे log बेस 10 अगर हम बात करें, log बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, log बेस 1 की वैल्यू 0 होती है, log बेस 2 की वैल्यू 0.30 होती है। ये आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है, कि भर भर के log की कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। जाहिर सी बात है 12th क्लास का चैप्टर है, आप 11th क्लास पढ़ के ही आए होगे, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको होगा, क्लियर है। तो ये थी लास्ट इक्वेशन जिससे हमारे काफी हद तक के सवाल आते हैं और हम एक दो सवाल अब इस पे करने वाले हैं, ठीक है। आपके सामने आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए बारे में है, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो अब आपको दे क्या रखा है, एक सेल की रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, और आपसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल दो चीजें पूछी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सेल पोटेंशियल में कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो जरूरत है ही सही, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या, जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ रखी है, ठीक है। अब देखो सेल रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन देगी कि किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ये रहा सॉल्ट ब्रिज का साइन, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की जो लेफ्ट साइड है वो होता है एनोड पार्ट, ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज की जो राइट साइड होता है वो होता है कैथोड पार्ट, ठीक है। हर ये बात समझ क्लियर है, ठीक है। अब एनोड पार्ट ये है, यानी कि इसका हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, यानी कि Sn से Sn+2 जा रहा है, तो हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, Sn+2 से Sn, यानी कि रिवर्स इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि ये जो पोटेंशियल दे रखा है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इस कैथोड पे हो रहा होगा रिडक्शन Pb+2 से Pb, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे Pb+2 से Pb, यानी कि ये भी क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है एनोड का और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड का, ठीक है। अब फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, दे क्या रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को रिवर्स में लिख देंगे, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 0.14, ठीक है, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हमें दे रखा है वो है 0.13, ठीक है, तो टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पर 7 टू 0.27 वोल्ट, ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ, यानी कि ई सेल। अब ई सेल के लिए हमें क्या लेना है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ई सेल है, एन की वैल्यू हमें पता करनी है और कंसंट्रेशन हमें दोनों की दे रखी है, 1 मोलरिटी और 10⁻³ मोलरिटी, ठीक है। लेकिन कौन सी मोलरिटी हमें कहाँ पुट करनी है, तो ये सब हमें देखना है। तो देखो लिखना किस तरीके से, देखो हमें पहले यहाँ पर लिखनी है एनोड की रिएक्शन, ठीक है। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पे रिएक्शन हो रही होगी Sn से Sn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, एनोड पे, ध्यान से देखो Sn से Sn+2 हो रहा होगा, ठीक है, ये कहाँ हो रहा होगा, एनोड पर, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलरिटी, ठीक है। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी Pb+2, ठीक है, Pb+2 से
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स पीबी, और यहाँ पे पीबी की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -3। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन अगर हम लिखें तो इक्वेशन हो जाएगी Sn प्लस पीबी प्लस 2, ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को काट देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा Sn प्लस 2 प्लस पीबी सॉलिड। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। तो यानी कि 10 की कंसंट्रेशन तो आएगी प्रोडक्ट साइड, और पीबी की कंसंट्रेशन आएगी रिएक्टेंट साइड। और याद करो, देखो मैंने तुम्हें इक्वेशन भी लिखवाई थी, ऊपर आएगा एनोड वाले की कंसंट्रेशन और नीचे आएगा कैथोड वाले की कंसंट्रेशन। तो देखो Sn एनोड ही है और पीबी कैथोड ही है। ठीक है, तो चाहते तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन एक परफेक्ट मेथड आपको आना चाहिए। परफेक्ट मेथड में क्या होता है कि एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे, अगर आप परफेक्ट मेथड से मूव करते रहोगे तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। अब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि n की वैल्यू भी हमें पता चल गई। ठीक है, अच्छा हाँ, n की वैल्यू मैंने नहीं बताई थी, तो n है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। ठीक है, या फिर वैलेंसी फैक्टर, जो भी आप कहते हो। ठीक है, ज्यादातर तुम वैलेंसी फैक्टर से जानते होगे। ठीक है, तो देखो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी थी 0.27 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 1 मोलरिटी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3 मोलरिटी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा 0.27 माइनस 0.0591 बाय 2। ठीक है, लॉग बेस 10 की पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और 10 की पावर 3 होते ही ये 3 आगे आ जाएगा, तो 0.27 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 3 लॉग बेस 10 की 10। ठीक है, और लॉग बेस 10 क्या होता है 1, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.27 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, फिर ये तो सॉल्व करना आता ही होगा, मैथ्स तो आती ही है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे मैं मैथ्स सिखाने तो बैठा नहीं। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो भी आएगा देख लेना। ठीक है, तो ये हो गई कहानी किसकी, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि SHE। अब ये SHE बेसिकली है क्या, इस चीज को समझते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो सुनो, देखो लास्ट क्लास में हमने कुछ वैल्यूज लिखी थी। हमने क्या वैल्यूज लिखी थी कि देखो E0 Zn से Zn+2 का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो लिखा था हमने 0.76, या फिर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने लिखा था वो लिखा है -0.34। ठीक है, तो ये वैल्यूज आखिर आई कहां से। ठीक है, ये जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो 0.76 है। ठीक है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -0.34 है। ठीक है, हालांकि हम ये जानते हैं कि ठीक है भाई जिंक की कैपेसिटी ज्यादा है कॉपर से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन शो करने की जो टेंडेंसी है वो जिंक की ज्यादा है कॉपर से, ये बात हमने मान ली। लेकिन ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज कहाँ से आई, ठीक है, क्या सोच के हमने ये वैल्यूज दे रखी है इनको, तो ये वैल्यूज जो है कहाँ से आई है, इस चीज का जो जवाब है वो कौन देता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इस बात का जवाब कौन देता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, हमने एक सिंपल सा हाइड्रोजन का सेल बनाया। ठीक है, और ये मान के चले कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का जो सेल है उसका जो सेल पोटेंशियल है वो है 0। कितना मान के चले, उसको 0 मानते हुए चले, और उसके रिस्पेक्ट में अदर जो सेल है, ठीक है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जो भी अदर सेल है उसको कितना पोटेंशियल की नीड है एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन शो करने के लिए, उसको
उस वैल्यू को हमने क्या ले लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम एक एक चीज को बनाते हुए, लिखते हुए, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, फिर उसके बाद हम ये वैल्यूज कैसे आई इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखो पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, क्या होता है। देखो एक वही सेम बीकर लिया, ठीक है, क्या लिया, एक सिंपल सा बीकर लिया। आई थिंक मेरे को यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा छोटा करके समझते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या किया, एक छोटा सा बीकर लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक यू शेप ट्यूब और यहाँ पर एक प्लेटिनम की वायर फंसा ली। ये क्या है, एक प्लेटिनम फॉइल, ठीक है, ये प्लेटिनम की फॉइल है। ठीक है, और यहाँ से हमने हल्की सी ओपनिंग रखी है जहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है। क्या आ रही है, हाइड्रोजन गैस। और प्रेशर जो रख रखा है हमने हाइड्रोजन गैस का वो 1 atm रख रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर हमने भर रखी है कंसंट्रेटेड HCl। क्या भर रखा है, कंसंट्रेटेड HCl, जिसकी मोलरिटी है 1 मोलरिटी। क्लियर, यहाँ पे प्लेटिनम की ब्लैक फॉइल ले रखी है। ठीक है, स्पीकर के अंदर हमने कंसंट्रेटेड HCl भर रखा है, प्लस यहाँ से इस ट्यूब के अंदर से 1 atm के प्रेशर से हाइड्रोजन गैस जो है वो इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ये काम कर रहे हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन के सेल बनाते हो। तो जब यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, बबल्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो अब इस सेल के अंदर बताओ ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। देखो हमने किया क्या, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर HCl की कंसंट्रेशन यानी कि 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ HCl भर रखा है। ठीक है, और इस ट्यूब में हमने प्लेटिनम रॉड लटका रखी है, प्लेटिनम की फॉइल। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इंसर्ट करवा रहे हैं 1 atm प्रेशर से। क्लियर है, ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो हमने इंसर्ट करवाई है वो जो है वो ऑक्सीडेशन करेगी या रिडक्शन करेगी। देखो प्लेटिनम फॉइल जो है वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रही है रिएक्शन के लिए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये जो प्लेटिनम की आपने फॉइल ले रखी है ना, ये रिएक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड कर रही है ताकि हाइड्रोजन जो है वो अपनी रिएक्शन कर सके। ठीक है, तो जब हमने सेल बनाया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है और रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। यानी कि जब ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड जो है वो एक्ट एज एनोड, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के दौरान रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोजन जो गैस है, ठीक है, वो कन्वर्ट होगी किसमें, H प्लस आयंस में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगी, H प्लस आयंस में। ठीक है, तो यानी कि स्टैंडर्ड H2 से H प्लस का जो पोटेंशियल होगा वो हम SOP यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और वहीं सेम टाइम पे हमें ये इलेक्ट्रोड जो है वो रिडक्शन करती हुई भी नजर आएगी। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन प्लस हाइड्रोजन आयंस का रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है, और दोनों इक्वल अमाउंट में इक्विलिब्रियम में होते रहते हैं, कंटिन्यूअस होते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जब ये इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, जब ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, कैथोड की तरह एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन के दौरान क्या होगा कि जो हाइड्रोजन के आयंस हैं, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल जाएंगे, H2 गैस के अंदर। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो H प्लस के आयंस है वो कन्वर्ट हो रहे हैं H2 गैस के अंदर,
और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है SRP। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब जब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहे हैं तो इस दौरान हम कोई भी पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह हम जो है वो सेल को नहीं दे रहे। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अपने आप हो रहा है, इसीलिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो लेते हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या लेते हैं? जीरो। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये रिएक्शन अपने आप होती हुई नजर आती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरफ भी खुद ही बिहेव कर रहा है और कैथोड की तरफ भी खुद ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल की नीड नहीं पड़ रही कि हमें इस सेल को किसी और के साथ जोड़ के देखना पड़ रहा हो, कोई हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन अपने आप हो रही है। क्लियर है? इसीलिए हमने हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी जीरो लिया है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी जीरो लिया है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की। क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। क्लियर है? अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने डिफरेंट डिफरेंट सेल के साथ कनेक्ट करके देखा। जैसे मान लो जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था उसके अंदर हमने जिंक रॉड रखी थी, उस पूरे सिस्टम को हमने इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के देखा और वोल्टेज कंपेयर किए और ईएमएफ कैलकुलेट किया। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना सीखा। देखो, जैसे अभी आपको ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये तो समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब इसी सेल को मैं जिंक सल्फेट के सेल के साथ जोड़ के बताता हूँ एक बार। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। तो अब देखो, ये जो आपके सामने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना हुआ है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया कहां से? ये यहाँ पे हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी जिंक की रॉड। ठीक है, और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे आपने भर रखा है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, और ये हो गई आपकी जिंक की रॉड और यहाँ पे आपने भर रखा है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भी जो आपने लिया है वो 1 मोलरिटी का लिया है। क्लियर है? ठीक है, और ये आपने सेल बनाया, कनेक्ट करके देख लिया, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जिंक जो है वो Zn+2 के फॉर्म में, यहाँ पे Zn+2 के आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि जिंक पर तो हो रहा होगा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का हो रहा होगा रिडक्शन। ठीक है, क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। अब यहाँ पे जो आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है जिसकी वजह से आपको सेल का पोटेंशियल देखने को मिल रहा होगा, यानी कि आपको यहां से ई सेल देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो यानी कि अब देखो ई सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आपको ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, यही होता है टोटल सेल पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो आपको सेल पोटेंशियल देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 0.76। क्या मिल रहा है? 0.76। अब आप जानते हो कि अगर आपको ये सेल पोटेंशियल 0.76 देखने को मिल रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो जीरो है, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन का केस है। तो यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या है? जीरो। तो यानी कि जो ये 0.76 वैल्यू है ये कंप्लीट किसकी है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एनोड की। और एनोड पे कौन प्रेजेंट है? एनोड पे प्रेजेंट है जिंक। तो यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है? 0.76। ठीक है, इसी तरीके से हमने कॉपर लगा के देख लिया, कॉपर का सेल लगा के देख लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर। अब उसमें हमें क्या देखने को मिला कि कॉपर का जो सेल है वो हाइड्रोजन के साथ
रिडक्शन कर रहा है, कॉपर का सेल क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और आपको यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिलता है 0.34। ठीक है, तो यानी कि अब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया 0.34, क्योंकि हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो तो जीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में बाकी सारे इलेक्ट्रोड्स की कहूँ या फिर मैं मेटल्स की कहूँ, उनके हमने सेल पोटेंशियल वैल्यूज रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिख भी रखी है। द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यहाँ पे किसको नाम दिया गया है, SiC को। क्लियर है? ठीक है, तो किसी भी एक सिंगल हम इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं करते, हम हमेशा सेल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन हो रहा होगा, और इन दोनों के बीच का जो सेल पोटेंशियल है उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रोड हमने चूज करी है उसके रिस्पेक्ट में हमने बाकी सारे अदर इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज रखी गई है। जैसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया, अब इसके रिस्पेक्ट में जिसको जो पोटेंशियल चाहिए, जिसका जितना पोटेंशियल ज्यादा है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, उस हिसाब से हमने सबकी वैल्यूज रखी। जैसे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जिंक को ऑक्सीडेशन करने के लिए 0.76 पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना रखा हमने 0.76। और कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना ज्यादा है 0.34 टाइम्स। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में उसको 0.34 वोल्ट ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उसको कितना वोल्टेज ज्यादा चाहिए, 0.34 वोल्ट ज्यादा चाहिए। ठीक है, और सेम जिंक को अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 0.76 वोल्ट उसको ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। और ये बात समझ में? ठीक है, तो ये कहानी थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, किसकी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। क्लियर है? अब देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन, तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन रख रखी है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। यानी कि सेल पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमने जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखे हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, सेकंड डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, जो भी आपने इलेक्ट्रोड लिए, जैसे मान लो जिंक की इलेक्ट्रोड ले रखी है तो पोटेंशियल कुछ और होगा, कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है तो पोटेंशियल कुछ और होगा, अगर आपने सिल्वर और कॉपर का सेल का बनाया है तो उसका पोटेंशियल कुछ और होगा, अगर आपने जिंक और कॉपर का सेल बनाया है तो उसका पोटेंशियल कुछ और होगा। तो यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है। और थर्ड पॉइंट है प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आप जब सेल को वर्क करवा रहे हो तो उससे पर कितना प्रेशर पड़ रहा है और प्लस कौन से टेम्परेचर पे वो वर्क कर रहा है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी भी सेल का। ठीक है, तो इन बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात। आज हमने बात करी लास्ट इक्वेशन के बारे में, ठीक है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल के बारे में। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखें, अगले वीडियो के लिए वेट करें। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल और अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट वगैरह ज़रूर करें, जो भी आपके डाउट्स है वगैरह सब कमेंट्स में आप बोल सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्त यारों में। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, ठीक है, नॉलेजेबल कंटेंट लग रहा हो, तो आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।